नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल इंडिया के से शुरुआत करते हैं और मुगल वंश से स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं। बाबर के बारे में पहले जानते हैं। तो बाबर का पूरा नाम था जो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में हुआ और 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर की माता का नाम था कुतलुक बेगम, जो मंगोल वंश से संबंधित थी। मंगोल वंश की थी, मंगोल वंश। और माता की तरफ से बात किया जाए बाबर की, तो ये चंगेज खां का 14वां वंश था। ये भी ध्यान रखिएगा, चंगेज खां का 14वां वंश था बाबर। बाबर उसी तरह से बात करेंगे हम पिता की, तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और ये तुर्क वंश के थे, तुर्क थे। और तुर्क थे। ये तैमूर के 5वां वंश था बाबर। तैमूर का 5वां वंश कौन था? बाबर। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों से याद रखिएगा। माता की तरफ से चेंगिस खान का 14वां वंश और पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंश था बाबर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाबर के बारे में बात करें तो हमें बाबर के बारे में पता चलता है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में। किसमें पता चलता है? बाबरनामा में। बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा जो आपका था तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और देखिए, यहाँ पे बाबरनामा को फारसी भाषा में भी क्या किया गया? अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया पायंदा खान के द्वारा किया गया, पायंदा खान। और एक और थे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके द्वारा क्या है? दोनों के द्वारा फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बाबरनामा को क्या है कि एक और नाम से जानते हैं। बाबरनामा को हम क्या कहते हैं? वाक़ियात बाबरी कहते हैं। वाक़ियात बाबरी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बाबरनामा का एक नाम है। और दूसरी बात एक और नाम से भी जानते हैं, वो है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बाबरनामा का ही एक नाम है। चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? और बाबरनामा जो है बाबर का आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। बाबर की बात करें तो बाबर ने अपने समय में कुछ सिक्के चलवाए थे। ये भी याद रखिएगा। बाबर ने एक सिक्का चलवाया था शाहरुख नाम का, चांदी के सिक्के थे। शाहरुख शाहरुख नाम का जो सिक्का चलवाया गया था वो चलाया गया था आपका काबुल में। कहाँ चलाया गया था? काबुल में, याद रखिएगा। और दूसरा एक सिक्का चलाया गया था बाबरी सिक्का। बाबरी सिक्का जो चला गया था एक कंधार में चला गया था। ध्यान रखिएगा, बाबर के जो सिक्के हुआ करते थे, एक तरफ कलमा लिखा हुआ रहता था, आता था चारों खलीफा का नाम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ बाबर का नाम लिखा रहता था और उसकी उपाधि के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो सिक्के के बारे में याद रखिएगा। एक हो गया शाहरुख और दूसरा कांधार। तो दो सिक्कों बाबर के द्वारा चलाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो बाबर का जो क्या कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में बाबर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जैसे बाबर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? बाबर को राजा बना दिया जाता है। 8 जून 1494 में राजा बन जाता है बाबर। बाबर जैसे राजा बनता है तो आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाता है। एक इसके चाचा थे, क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा उमर शेख मिर्जा क्या करते हैं? बाबर के मामा के साथ मिलकर, बाबर के मामा का नाम था महमूद खान। बाबर के मामा के साथ मिलके क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। लेकिन बाबर अपने सूझबूझ से दोनों को क्या करता है? हरा देता है। और ये दोनों भाग के कहाँ चले जाते हैं? समरकंद में शरण ले लेते हैं। समरकंद में शरण ले लेते हैं। बाबर इतने दिनों में क्या करता है? अपने आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है और पहली बार 1496 ईस्वी में समरकंद में आक्रमण करता है। लेकिन जो विफल रहता है, क्या करता है? विफल रहता है। 1496 में बाबर नहीं जीत पाता है। 1497 ईस्वी में बाबर फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है और इस बार 7 महीने की घेराबंदी के बाद जीत प्राप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। लेकिन क्या होता है कि समरकंद का विजय जो होता है बाबर के ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है, क्योंकि उसी समय पता चलता है कि जो इस फरगना है वहाँ पे विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया, बाबर इस विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ से फरगना से निकलता है।
लेकिन रास्ते में ही पता चलता है कि वहाँ पे मतलब कि फरगना में वहाँ के अमीर जो हैं वो बाबर के सौतेले भाई जिसका ना सॉरी जिसका नाम था जहांगीर मिर्जा, उसे क्या है वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। वहाँ के फरगना का क्या ये राजा घोषित हो जाता है जहांगीर मिर्जा। और बाबर जैसे बा राजा घोषित हो जाता है। और बाबर जैसे समरकंद की तरफ से समरकंद के लिए निकलता है तो पता चलता है वहाँ पे उज्बेक शासक था। ध्यान रखिएगा, उज्बेक शासक का नाम याद रखिएगा जरूर। उज्बेक शासक था जिसका नाम था शैबानी खान। शैबानी खान वहाँ पे अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से बाबर बाबरनामा में अपने आत्मकथा में लिखता है कि फरगना बचाने गए और समरकंद भी ये हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाबर एक इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ता है 1502 में, सर ए पुल की युद्ध। याद रखिएगा, सर ए पुल की युद्ध इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। सर ए पुल की युद्ध जो होता है समरकंद के लिए हुआ था, समरकंद के लिए हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था तो ध्यान रखिएगा, एक था बाबर और दूसरा था वो शैबानी खान। शैबानी खान कौन था? उज्बेक शासक था जो समरकंद पे अधिकार कर लिया था। इसमें शैबानी खान जीत जाता है और बाबर हार जाता है। इस तरह से बाबर के हाथ से फरगना भी निकल जाता है और समरकंद भी हमेशा के लिए निकल जाता है। अब बाबर की बात करें तो बाबर अब ध्यान देता है काबुल की तरफ। काबुल की तरफ बाबर ध्यान देता है, जहाँ पे इसके चाचा का नाम था उलुग बेग शासन कर रहे थे। लेकिन चाचा की मृत्यु हो जाती है 1501 ईस्वी में। और 1501 ईस्वी में जैसे मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे धोखा देकर अब्दुल रज्जाक नाम के मतलब थे, उन्होंने वहाँ पे उसका अधिकार कर लेता है। जैसे अधिकार कर लेता है, ये बात बाबर को पता चलती है, तो बाबर क्या करता है वहाँ पे काबुल पे हमला करके 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लेता है। काबुल को जीत कर और वहाँ पे बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? ध्यान रखिएगा, बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये चीज़ें याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है आपके लिए, जो नाम आएगा। पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति नीति तुगलमा युद्ध नीति की बात करें तो उज्बेक थे जिन्होंने बाबर को सिखाया था तुगलमा युद्ध नीति। दूसरी बात करें बंदूकों का प्रयोग ये ईरानियों ने सिखाया था बाबर को, ईरानियों से सीखा था, ईरानियों से सीखा था। तीसरी बात करें तो घुड़सवारी जो था ये तुर्कों से सीखा था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो बाबर ने सीखा था। एक चीज़ याद रखिएगा, तोप चलाना। तोप तो तोप का ध्यान रखिएगा, बाबर के पास दो तोपची थे बढ़िया, उस्ताद अली एक मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां दो अच्छे किस्म के तोपची थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं भारत पर बाबर का आक्रमण। भारत पे बाबर के आक्रमण की बात करें तो प्रथम आक्रमण जो हुआ था 1519 ईस्वी में किया गया था बाबर के द्वारा भारत पे। ठीक है, इस समय भारत में क्या था कि बाबर पहली बार जब आक्रमण किया तो बाजौर का दुर्ग जीता। सॉरी, बाजौर का दुर्ग झेलम नदी किनारे एक भेरा नामक स्थान है, उसको भी बाबर ने जीत लिया। ये चीज़ याद रखिएगा, इसी युद्ध में पहली बार भारत में किसी भी युद्ध में बंदूक का पहला बार प्रयोग किया गया था। मतलब भारत में होने वाले कोई भी युद्ध में पहली बार बंदूक का प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था, तो बाबर के द्वारा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरे आक्रमण की बात करें तो 1519 ईस्वी में यूसुफ जातियों के विरुद्ध किया गया था बाबर का आक्रमण, जाति के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। लेकिन क्या होता है कि इस ये आक्रमण के समय ही जैसे ये आक्रमण करता है उसी तरह पता चलता है कि बदखसा राज्य में क्या होता है कि विद्रोह शुरू हो गया, तो इसके लिए बाबर को वापस लौटना पड़ता है। तीसरा आक्रमण जो किया था बाबर ने 1520 ईस्वी में किया गया था। इसने फिर से बाजौर, जो पहली बार हाथ से निकल गया था, बाजौर व भेरा को जीत लेता है। लेकिन इस बार भी कुछ विद्रोह के कारण क्या होता है कि बाबर को निकलना पड़ता है यहाँ से। ठीक है,
अब अंतिम आक्रमण की बात करें तो 1524 ईस्वी में बाबर ने अंतिम आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर इतनी बार भारत पे आक्रमण कर रहा था, उस समय क्या होता, भारत को लूट के भाग जा रहा था। लेकिन इस बार जो बाबर युद्ध करने आया, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, बाबर का मतलब भारत में एक स्थान दिलाया, दिल्ली में अधिकार हो गया उसका। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का राजा हुआ करता था, इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर जीत जाता है। अब बात करें यहाँ पे, तो ये दिन ध्यान रखिएगा, तुगलमा युद्ध नीति का, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया इसी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर के राजा जो थे, ग्वालियर के राजा, ठीक है, ये भी इसमें मारे जाते हैं। और तीसरा बात याद रखिएगा, हुमायूं को कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो था वो भी क्या होता है, ग्वालियर राज्य से ही मिला था, राज्य से ही मिला था। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखिएगा इस सारी चीज़ों को। एक और चीज़ पूछ सकता है आपको कि तोप को सजाने का जो उस्मानी पद्धति है, किस में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसी में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो राणा सागा सेकंड बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी रहा था, राणा सागा हार गए थे, जिसमें राणा सागा को क्या हो गए, घायल अवस्था में मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है, तो राणा सागा और बाबर के बीच में हुआ था, राणा सागा इसमें जीत गए थे, ध्यान रखिएगा। इसी युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर का उपाधि धारण किया था, कलंदर का उपाधि धारण किया, सॉरी कलंदर का गाजी का उपाधि धारण किया था, गाजी गाजी। जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें बाबर ने कलंदर को उपाधि धारण किया था। कलंदर को उपाधि इसलिए धारण किया था कि इसने इस युद्ध के बाद बहुत दान किया था लोगों में। ठीक है, जो क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा आप। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध जो हुआ है बाबर का, वो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में हुआ है, जिसमें मेदिनी राय पराजित होता है, बाबर जीत जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला घाघरा की युद्ध। घाघरा की युद्ध की बात करें तो अब अफगान जो थे वो बाबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसमें वो बार बार बाबर पे आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें एक था महमूद लोधी। वो भाग के बिहार चला जाता है, वहाँ पे अपनी शक्ति से जुड़ करता है, और बिहार में क्या करता है, बिहार से फिर ये चल जाता है चुनार दुर्ग का घेराव करता है। लेकिन जैसे उसे पता चला बाबर आ रहा है, पीछे हट जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उसी समय बंगाल का जो राजा थे नुसरत शाह क्या होता है, महमूद लोदी या अफगानों का पूरा साथ दे रहा था। लेकिन नुसरत शाह जो था बाबर का मित्र भी था। तो बाबर क्या करता है कि नुसरत शाह के पास एक पत्र भेजता है कि आप अफगान की साथ ना दीजिए, लेकिन नुसरत शाह का कोई जवाब नहीं आता है। तो नुसरत शाह का कोई जवाब नहीं आता है, तो बाबर गंगा नदी पार करके घाघरा के समीप युद्ध होता है, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है, बाबर इसको जीत लेता है। अब ध्यान रखिएगा, ये भारत का प्रथम युद्ध था जिसमें थल व जल दोनों से लड़ाई लड़ी गई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और बाबर का ये अंतिम युद्ध था, क्या था, अंतिम युद्ध था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, तीसरा नाम था अस्करी, और चौथा नाम था हिंदाल। याद रखिएगा 4 पुत्र थे बाबर के। हुमायूं सबसे बड़ा था, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र थे।
बाबर की मृत्यु की बात करें तो ये हो जाती है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, बाबर को उस समय आगरा में ही दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन शेर शाह के समय, शेर शाह सूरी के समय इसके अस्थियों को ले जाके काबुल में दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा, काबुल में दफनाया गया था इसको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।